नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है और हल्ला बोल का ये ऐसा दिन है जब आज चुनावी तारीखों का यानी तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए एग्जाम के डेट्स अनाउंस हो गए हैं। तो हम आपको बता दें, जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि 7 चरणों में चुनाव होगा। 4 जून को आप ये जान पाएंगे कि देश में बनेगी किसकी सरकार, क्या नरेंद्र मोदी मारेंगे हैट्रिक या फिर विपक्ष रोक पाएगा मोदी रथ को। इन सब पर हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। आज बहुत लंबा चौड़ा पॉलिटिकल पैनल हमने बुलाया है क्योंकि 7 फेजेस में अगर 3 राज्यों में चुनाव होते हुए आप देख रहे हैं, कई राज्यों में जिसमें बिहार है, बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, तो उस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव ना होने पर उमर अब्दुल्ला सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच 7 चरणों में जो चुनाव हो रहा है उसमें सबसे पहले फेज में 102 सीटों पर वोटिंग होगी और उसकी तारीख भी हम आपको बता दें, 19 अप्रैल को 102 सीटों पर, उसके बाद से 26 अप्रैल को 89 सीटों पर, तीसरे फेज का चुनाव 7 मई को होगा 94 सीटों पर, फिर 96 सीटों पर 13 मई को वोटिंग होगी, 5वें चरण का 20 मई को मतदान होगा जो कि 49 सीटों पर होगा और 57 सीटों पर फिर 6ठे और 7वें चरण में वोटिंग होगी 25 मई और 1 जून को, और फिर ठीक 3 दिन बाद 4 जून को नतीजे आ जाएंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शहजाद पूनावाला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस पार्टी का पक्ष हमारे सामने रखेंगी। हमारे साथ अन्य राजनीतिक दलों की में मोहम्मद तौसीफ रहमान जो कि प्रवक्ता है टीएमसी के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धीरेन्द्र कुमार जी प्रवक्ता एलजेपी रामविलास गुट के यहां पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। 2 खास मेहमान, आशुतोष जी एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर और विनोद अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ राजनीति को कवर करने वाले पत्रकार के तौर पर इस चर्चा में जारी रहेंगे। अनेकों चुनाव इन दोनों ने देखे हैं अपनी नजरों से। आइए सबसे पहले आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखा देते हैं, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। बच गया चुनाव का बिगुल। Phase 1 date of poll would be 19th of April. 7 चरणों में मतदान, 4 जून को नतीजे। Last polling would be on 1st of June and counting on 4th. बीजेपी ने ठोकी ताल। लोकतंत्र के लिए परिवारवाद बहुत बड़ा खतरा। कांग्रेस कितनी तैयार? ईवीएम को लेकर सवाल तो है। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है। नहीं, उत्तराखंड में सभी तैयारियां पूरी हैं और जो भी चुनाव आयोग जिस प्रकार से भी चुनाव को कराना चाहता है उसमें उत्तराखंड सरकार ने पूरी तरह से तैयारी की है। हमारे उत्तराखंड से हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत लगाव है और उत्तराखंड की जनता का भी। वो उनको अपने परिवार का मानते हैं, अपने घर का मानते हैं। इसलिए उत्तराखंड से 5 लोकसभा की सीटें हैं, 5 की 5 भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और हम लगातार 10 महीने से प्रयास कर रहे हैं कि चुनाव आयोग हमें बुलाए और वीवीपैट पे चर्चा करे। हमारी मांग कोई बैलेट पेपर की नहीं, हमारी मांग है वीवीपैट को भी साथ में रखा जाए और दोनों की गिनती की जाए। उसको हमें बुलाने में 10 महीने हो गए, अभी तक नहीं बुलाया। तो ये तो जाहिर सी बात है कि ये मुद्दा तो है ही, जीवित ही रहेगा, मर थोड़ी जाते हैं मुद्दे। बहुत प्रचार करने के लिए आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तैयार है और इस तारीखों का स्वागत करती है। वो तीसरे चरण में चुनाव दिल्ली में कराएं या 6ठे में, हम हर तरह से तैयार हैं और इस बार इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर के हम ये चुनाव लड़ रहे हैं और ये चुनाव जीतेंगे। क्योंकि हमारा मांग था एक दफा में वोट हो, क्योंकि बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो बहुत पीसफुल है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो आप अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो बीजेपी रूल स्टेट से कहीं गुना अच्छा सिचुएशन यहाँ पर है। लेकिन हम लोगों को ये उम्मीद था कि वो लोग बीजेपी का जो उनका जो प्लान है उसके मुताबिक ये लोग चलेगा, क्योंकि चुनाव आयोग का ये लोग अपना जेब में डाल दिया। एग्जाम का डेट शीट निकल गया है। शहजाद पूनावाला जी, पहला प्रश्न आप ही से है क्योंकि आज मुख्य चुनाव आयुक्त को तारीखों के ऐलान में जितना जोर लगाना पड़ा उतना ही उनको ईवीएम पर उठ रहे प्रश्नों पर जवाब देने में अपनी ताकत झोंकनी पड़ी। उन्होंने बाकायदा किताब भी दिखाई। अब इन सब के बीच ये चुनाव हो रहे हैं जिसमें ईवीएम पर भी, चुनाव आयोग के रवैये पर भी, सीएए पर भी, इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर भी पीएम को घेरने की कोशिश है। और दूसरी तरफ आपके पास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही आपका लाभार्थी बैंक। कौन हावी होता हुआ दिख रहा है और कैसी तैयारी है?
देखिए, सबसे पहले तो लोकतंत्र का ये जो सबसे पावन पर्व है उसके शुभ मुहूर्त का हम स्वागत करते हैं। और देखिए, हम इसलिए स्वागत करते हैं, हम इस एग्जाम के लिए इसलिए तैयार है क्योंकि हमने मिशन और विजन के साथ एनडीए के लिए काम किया है, भारत के लिए काम किया है। भारत की अर्थव्यवस्था को 10वें से 30वें स्थान पर ले जाना हो, 20 करोड़ लोगों तक अन्य सुविधाएं पहुंचाना हो, 3.5 करोड़ लोगों तक घर पहुंचाना हो, 12 करोड़ लोगों तक नल से जल पहुंचाना हो, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकालना हो, तो ये मिशन और विजन है। और दूसरी तरफ आप देखिए क्या है, कंफ्यूजन है। अब बंगाल में देख लीजिए, 42 की 42 सीटें तृणमूल कांग्रेस अलग लड़ रही है। फिर उसके बाद देखिए कि राहुल गांधी की यात्रा जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में आई तो आरएलडी निकल गई, बिहार से संयोजक निकल गए, महाराष्ट्र में जिस प्रकार से संजय निरुपम और संजय राउत का झगड़ा चल रहा है, केरल में तो कह दिया है कि आप वायनाड से निकलो। और इनकी तैयारी है नहीं, इसलिए अमेठी में भी जाने से घबरा रहे हैं। हालांकि वहां पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ऑलरेडी तय है इनका। परंतु देखिए, मैं आपको बताता हूं, 7 फेज का चुनाव है, 3 फेज का मेल्टडाउन होगा। ये 3 फेज मेल्टडाउन होगा। पहला मेल्टडाउन होगा ओपिनियन पोल पर, दूसरा मेल्टडाउन होगा ईवीएम पर, और तीसरा मेल्टडाउन जाकर जब नतीजे आ जाएंगे तब ये जनता पर होगा। देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट की कुछ बातें इनको स्वीकार्य है, और जब कल ही सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पर विस्तृत फैसला सुनाया कि बार बार इस प्रकार से ईवीएम के ऊपर सवाल खड़े नहीं किए जा सकते, तब भी ये मानने को तैयार नहीं है। जब ईवीएम का फैसला इनके पक्ष में आता है, चाहे मैनपुरी का बाईपोल हो, चाहे पंजाब का कोई नतीजा आम आदमी पार्टी के फेवर में हो, चाहे तेलंगाना का नतीजा कांग्रेस पार्टी के फेवर में हो, तब तो वो ईवीएम का नतीजा ठीक होता है। और जब वो ईवीएम का नतीजा केंद्र के चुनाव के लिए उनके फेवर में नहीं आता तो उसके खिलाफ हो जाते हैं। तो ईवीएम बहाना है, राहुल गांधी को हार से बचाना है, इसलिए अमेठी तक नहीं जाना है और केवल इस प्रकार का राग अलापना है। 4 जून को किसकी सरकार बन रही है, सुप्रिया श्रीनेत जी? और वो कह रहे हैं राहुल गांधी को चुनावी हार से बचाने के लिए अभी से ही ईवीएम के जरिए प्रहार किया जा रहा है। दोनों पर आपका जवाब। आप सबको मेरा नमस्कार। और मुझे लगता है 4 जून कांग्रेस सून। अब 2.5 महीने ही बचे हैं इस अन्याय काल के, ये पूरी तरह से साफ हो चुका है। मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगी, मैं अपनी सबसे पहले चिंता जताना चाहती हूं। मणिपुर की एक लोकसभा सीट पर 2 बार चुनाव क्यों हो रहा है? 9 महीने से मणिपुर के हालात नहीं सुधारे जा पा रहे। मणिपुर की वायलेंस का यह हाल है कि हिस्ट्री में पहली बार one of the 2 लोकसभा constituencies will undergo polls twice, ये बोला है इलेक्शन कमीशन ने आज। इस देश को इस कगार पर ले आई भारतीय जनता पार्टी 10 सालों में। ये 10 साल का फलसफा है कि एक लोकसभा सीट पर 2 बार चुनाव होंगे। इतनी आशंका, इतना विश्वास नहीं रह गया पोलिंग प्रोसेस पे वहां के लोगों को। इतना डर और भय है जिस कगार पर मेरे देश के एक प्रदेश को लेकर खड़े हो गए। मेरा अपना मानना है कि 10 साल के बाद जब चुनाव के मुहाने पे आज ये देश खड़ा है, तो सरकार को रिपोर्ट कार्ड दिखाना है। सरकार को बात करनी है कि 2 करोड़ सालाना रोजगार बनने थे, उसका क्या हुआ? काले धन पर कैसे प्रहार हुआ? क्या 15 लाख बैंक अकाउंट में आए? क्या महिलाएं सुरक्षित हुई? क्या महंगाई कम हुई? सरकार का रिपोर्ट कार्ड पर एक बड़ा सा ठप्पा लगा है, फेल। और वो फेल इसलिए है क्योंकि आज 10 साल बाद जब युवा बेरोजगार होकर अपना हक मांगता है तो उसको लाठियां बरसाई जाती हैं। जब लड़कियां शोषण के खिलाफ आवाज उठाती हैं तो आरोपी को संरक्षण दिया जाता है। जब लोग महंगाई से त्राहिमाम करते हैं तो आटा, दही, पढ़ाई, दवाई सब पर जीएसटी लगा दिया जाता है। सिलेंडर को 1100 पार कर दिया जाता है। पेट्रोल से तो सेंचुरी लगवा ही चुके हैं, और ज्यादा बोल दीजिए तो नसीहत दी जाती है, लहसुन प्याज तो हम खाते नहीं है। अब बात कर लेते हैं 10 साल के बाद जब आज हम चुनाव के मुहाने पर हैं, तो छोटी छोटी चीजें, आप मुझे 5 ऐसी चीजें बता दीजिए जो मोदी जी के शासनकाल में 10 साल में सस्ती हो गई हो। हर चीज महंगी हुई है, दामों में आग लगी हुई है। और 10 साल बाद, यह अंतिम बात कह के अपनी बात खत्म करती हूं कि 10 साल बाद जब आज इस देश में चुनाव होने जा रहा है, तो इस देश की 20% आबादी 46 रुपए रोज पर अपनी गुजर बसर करने को मजबूर है। उसी में खाना, उसी में रहना, उसी में पढ़ाई, उसी में दवाई, उसमें सब कुछ। इस कगार पर देश खड़ा है, इसलिए अब न्याय होगा। न्याय युवाओं के साथ होगा, किसानों के साथ होगा, श्रमिकों के साथ होगा, नारी के साथ होगा, और हिस्सेदारी का न्याय होगा। क्योंकि अन्याय का ये जो काल 10 साल का था, इसका अंत होने जा रहा है। देश को छोटा सा जवाब शहजाद जी, छोटा सा जवाब। वो कह रही है 4 जून कांग्रेस सून। छोटा सा जवाब। नहीं, नारे गढ़ने के लिए अगर इनको अवार्ड मिलता तो गरीबी हटाओ का नारा भी गढ़ा था,
परंतु नीति लाने का काम हम करते हैं, नारे गढ़ने का काम ये करती है। इसलिए 25 करोड़ गरीबों को हमने गरीबी से हटाया। अब देखिए, मुझे लगा 3 फेज थे मेल्टडाउन के, चौथा फेज भी आ गया। इन्होंने तो इलेक्शन कमीशन को ही घेर लिया। भाई, चुनाव कैसे करवाना है ये मणिपुर में हम नहीं तय करते, ये चुनाव आयोग तय करता है। पर संवैधानिक संस्थाओं के प्रति कंडीशनल कमिटमेंट है इनका। जब संवैधानिक संस्था इनके हिसाब से काम करे तब ठीक है। अब बढ़ते आगे, इन्होंने महंगाई की बात की। देखिए अंजना जी, जिनके शासनकाल में 10% से ऊपर का एवरेज इन्फ्लेशन रेट रहा हो, आज तो इन्होंने 5 आइटम गिनाने के लिए कहा। होलसेल प्राइस इंडेक्स नेगेटिव में है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 5.5 से लगातार औसतन नीचे रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हालांकि अगर आप कहती है महंगाई इतनी ज्यादा है तो हिमाचल में आपने 6 रुपए डीजल के क्यों बढ़ा दिए? और रोजगार पर अंजना जी 30 सेकंड मेरे पर मेहरबानी कर दीजिए, मैं इस पर जवाब देना ही चाहता हूं। आज मैं सुप्रिया जी को पूरा जवाब दूंगा। इन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार का, जवाब दीजिए। सुप्रिया जी, 16 करोड़ जो है ईपीएफओ डेटा से ऐड हुआ है, जिसमें ज्यादातर 18 to 25 के एज ग्रुप में। जाकर चेक कर लीजिए, उसमें हम लोग भरते हैं पैसा, तो ये ऐसा वैसा आंकड़ा नहीं हो सकता। 3.1% अनएम्प्लॉयमेंट रेट एनएसओ का डेटा है। आपके चहीते सीएमआई का भी डेटा उठा ले तो 20% अनएम्प्लॉयमेंट था। बीच में मत बोलिए। राजस्थान में, जहां पर आपकी सरकार डिलीट हो गई, और 2% अनएम्प्लॉयमेंट रेट मध्य प्रदेश में था, जहां पर हमारी सरकार रिपीट हो गई। पर फिर भी मैं कहता हूं उसको छोड़ दीजिए। धरातल पर देखिए, जो आप 11 किलोमीटर प्रतिदिन बनाती थी हाईवे, आज 37 किलोमीटर बन रहा है। तो कौन काम कर रहा है? रोम के लोग आ रहे हैं क्या? जो 5 मेट्रो थे, आज 27 मेट्रो आ गए हैं। तो कौन बना रहा है? 70 एयरपोर्ट बने, कौन बना रहा है? पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक स्टेटमेंट प्रियंका वाड्रा का है कि 1 लाख सरकारी जॉब्स हम एक कैबिनेट की मीटिंग में दे देंगे हिमाचल में। आगे का मैं कोई सवाल इनसे नहीं पूछूंगा। सुक्खू जी सरकार बनाते हैं तो कहते हैं 1 लाख सरकारी जॉब नहीं दे सकते। अगर आप चाहें अंजना जी, मैं वीडियो चला सकता हूं, पर आपने क्योंकि वीडियो देखा है इसलिए मैं आपके सामने पटल पर रख रहा हूं और इनसे पूछूं 1 लाख सरकारी जॉब्स कहां हिमाचल में? ठीक है सुप्रिया जी, छोटा सा अब शहजाद जी हो गया। बिजली के दाम, एक जवाब सुप्रिया जी। मैं उतना ही छोटा जवाब दूंगी जितना छोटा आपके आग्रह पर सामने से आया। आज इलेक्शन कमीशन ने आईना दिखा दिया सरकार को। इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार जी ने कहा कि सोशल मीडिया पर झूठ और अफवाहें न फैलाई जाए। कौन फैलाता है सोशल मीडिया पर झूठ और अफवाह? किसकी सोशल मीडिया टीम एक्चुअली एक फेक न्यूज फैक्ट्री है? या आप 4 साल के बच्चे से अगर अपनी सोसाइटी में पूछ लीजिएगा तो तपाक से जवाब आएगा, भारतीय जनता पार्टी। असलियत यह है कि दूसरों की तरफ उंगली उठाते उठाते अपने कुनबे में हो रहे सिर्फ फुटअव्वल को भूल गए। चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो चाचा भतीजे की लड़ाई में कूद पड़ना हो, वो सब बातें छोड़ दीजिए। मैंने 5 चीजें सस्ती पूछी थी, इधर उधर की जवाब ना दिए जाए। 5 चीजें जो सस्ती हुई है वो बताई जाए। लेकिन आपके जो युवा हैं, आपके जो लोग हैं, वो शो देखते हैं, वो जानते हैं आटा हो, खाने का तेल हो, पेट्रोल डीजल, ये सब तो महंगा हुआ ही है। आज एक जो बाइक 45,000 की आती थी वो 90,000 की है। एक स्कूटी 60,000 का आता था, 1,20,000 का है। 9,000 का फ्रिज 18,000 का है। 3 लाख की कार 6 लाख की है। और असलियत यह है कि लाइफ टाइम मोबाइल रिचार्ज कराने वालों ने हर 28 दिन पर 200 रुपए की महंगाई ठोक दी है लोगों पर। तो मेरा अपना मानना है कि पिछले 10 सालों के इस अन्याय काल में, जिसमें गरीब की, जिसमें मजदूर की, किसान की, युवा की, महिला की नहीं सुनी गई, उस सरकार का अंत होना तय है। और अंत की लेकिन ईवीएम पर राजीव कुमार किसको आईना दिखा रहे थे? आपकी आतंकी पुलिस की डर से। अंजना जी जितना प्यार से आपने उनको टाइम दिया था, उतनी ही प्यार और मोहब्बत मुझे भी दिखा दीजिए। अरे प्यार मोहब्बत का मीटर लेके थोड़ी बैठते हैं यहाँ पे सुप्रिया जी। एक काउंटर क्वेश्चन है, आपने जो कहा वो वैलिड है कि सोशल मीडिया पर कोई भी अफवाहें ना फैलाए। लेकिन प्रश्न अगला ये उठता है कि आज ईवीएम भी एक बड़ा मुद्दा है ना। देश की जनता में अगर अविश्वास आ जाए ईवीएम को लेकर तो उसको भी सही तरीके से एड्रेस करना जरूरी है। ईवीएम पर राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त किसको आईना दिखा रहे थे? ये मेरा पहले भी प्रश्न था, आपने जवाब ही नहीं दिया। मैं जवाब दूंगी। अब देखिए अंजना जी, आप भले मोहब्बत का मीटर ना गिनिए, हम तो मोहब्बत वाले, हम तो गिनेंगे मीटर। अगर आप हम पर थोड़ी सी कम मोहब्बत दिखाएंगे तो हम इंतजार करेंगे आपसे कि हमें भी थोड़ी मोहब्बत, हमें भी थोड़ा प्यार दिखाइए। मैं तो सिर्फ ये कहूंगी, मुझे लगता है हम मोहब्बत का आपसे अगर फरमान मांगते हैं तो क्या गलत करते हैं? थोड़ी मोहब्बत आज हमें भी दिखाइए। चुनाव का महापर्व हो रहा है, हम भी विपक्ष हैं, हमें भी थोड़ी सी मोहब्बत दिखाइए। मैं बोलना चाहती हूँ इस बात पर, ईवीएम पर इसलिए बोलना चाहती हूँ अंजना जी, इस देश में 140 करोड़ की जनता है। वो जनता जनार्दन है, वो अपनी सरकार चुनती है। और उस जनता में वोट देने वाली पॉपुलेशन का अगर एक भी व्यक्ति खड़ा होकर संशय दिखाता है तो उस संशय का समाधान करना पूरे सिस्टम की,
राजनीतिक दलों की, संस्थाओं की, सरकार की जिम्मेदारी है। अब नहीं शहजाद जी, नहीं शहजाद जी, नहीं फिर आप दोनों के नहीं अपनी अपनी मोहब्बत की गांठी बनाए। अब मैं जवाब नहीं ले पाऊंगी। नहीं शहजाद जी, मैं जवाब नहीं ले पाऊंगी। अब रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। जॉब का जवाब नहीं आया हिमाचल पर। गोल हम 9 महीने से अंजना जी, हम 9 महीने से इलेक्शन कमीशन से, ये क्या तरीका है शो करने का? ना कहूँ से मोहब्बत, ना किसी से बैर। अब अन्य मेहमानों के पास मुझे जाने दीजिए। कमीशन से टाइम मांग रहे हैं। हाँ ठीक है, पूरी कर लीजिए। जॉब देने के लिए टाइम पूरी कर लें दीजिए, पूरी कर लें। बिठा के तो नहीं शो हो सकता ना। 9 महीने से हम इलेक्शन कमीशन से टाइम मांग रहे हैं कि 100% वीवीपैट की काउंटिंग कर लीजिए। ये सुझाव समूचा विपक्ष देना चाहता है। एक वाक्य बोलिए, इलेक्शन कमीशन मिलने को नहीं तैयार है। बोलने दीजिए। आपको ये थोड़ा अजीब सा नहीं लगता है? एक वाक्य, ठीक है, एक लाइन, सिर्फ एक लाइन। फिर एक बार मैं भी बोलूंगी अंजना जी, फिर मैं भी आपसे प्यार की। जल्दी बोलिए शहजाद जी, अन्य मेहमान इंतजार कर रहे हैं। लेट्स बी सेंसिटिव। मैं कॉन्शियस हूँ इस चीज के बारे में। देखिए, मैं केवल ये कहना चाह रहा हूँ, उन्होंने मुझसे अपने किए गए वादों के बारे में बोला तो मैंने पूरा गिनवाया जॉब्स का, परंतु मैंने हिमाचल का पूछा नहीं गिनवाया। ठीक है, छोड़ देते हैं, परंतु मैं सिर्फ इतना नहीं हो गया, एक लाइन नहीं 3 लाइन हो गया। आई एम सॉरी, नहीं संस्थाओं में प्लीज, कांग्रेस बीजेपी इस पार्ट में किसी का इंटरेस्ट नहीं है। 10 सेकंड। उन्होंने कहा कि संस्थाओं में अगर कोई सवाल उठाता है या उसका काम होता है कि इस पर रिएक्ट करे, तेलंगाना की सरकार बर्खास्त कराकर वहां पर रिपोल अनुराग भदौरिया जी, जब मैंने सुप्रिया जी से पूछा कि 4 जून को किसकी सरकार बन रही है तो उन्होंने कहा कांग्रेस की सरकार बन रही है। उन्होंने इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं कहा। क्या आपको लगता है इंडिया गठबंधन और विपक्षी एकजुटता जो दिखाई जानी चाहिए थी उसमें कमी रह गई है? पश्चिम बंगाल हो जहां 42 सीटें हैं, अन्य राज्यों में आपके यहाँ तो सीट गठबंधन हो गया है लेकिन बीएसपी अलग चुनावी मैदान में है, इन सब का फायदा बीजेपी को ना हो जाए। अनुराग जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हालत ये हो गई है कि उन्होंने सिलेबस उनका कुछ और था लेकिन उन्होंने पढ़ाई कुछ और कर ली। उन्होंने क्या दिखाया था, सिलेबस क्या दिखाया था? हम आएंगे काला धन लेके आएंगे, नहीं लेके आए ना। हम आएंगे पारदर्शिता करेंगे, पारदर्शिता कहां हुई? आपने देखा इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या क्या किया। हम आएंगे भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, सारे भ्रष्टाचारी अपने पास ले आए। फिर उन्होंने क्या कहा था, हम आएंगे महंगाई खत्म कर देंगे, महंगाई चरम सीमा पे है। कहा था रोजगार होगा, बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं। महिला सम्मान की बात उठाई थी उन्होंने, हम आएंगे महिला सम्मान करेंगे। महिलाओं पे तो आपने देखा ही क्या हाल है, चाहे मणिपुर की हो चाहे दिल्ली में घसीटी गई हो, आपने देखा ही है। सिलेंडर यहाँ पे 500 रुपए मिलेगा, 300 रुपए मिलेगा, 1000 रुपए तक चला गया। यही तो कह रहे थे। आज देश की हालत ये हो गई है कि 67 लाख बच्चे हर रोज भूखे रहते हैं। ये इन्होंने सपना क्या दिखाया था और देश को दिया क्या? सवाल ये उठता है। इस पे ये बोलने को तैयार नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि चुनाव की तारीख आई है और लोकतंत्र का त्योहार लेके आई है। किसान, महिला, छात्र, बेरोजगार, शिक्षक, युवा, सबके चेहरे पे खुशी छाई है क्योंकि सबको पता है कि अब मौका आया है भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने का। जो झूठे वादे किए थे हमसे, जिन्होंने हमें सपना दिखाया था और सपने को किस तरह से इन्होंने रौंदा है, कुचला नहीं है, रौंदा है सपनों को। कभी आपने देखा कि छात्रों पे बौछार होगी लाठियों की? कभी आपने ऐसा सुना? कभी आपने इस देश के अंदर में देखा कि किसानों को रौंद दिया जाएगा उसके बाद कोई उफ तक नहीं निकलेगी? कभी ऐसा नहीं हुआ था हिंदुस्तान के अंदर में। हिंदुस्तान ने हमेशा से सम्मान की राजनीति की थी, हमेशा सम्मान प्रदान, यही कहते थे ना, यही बात करते थे भ्रष्टाचार और वंशवाद की। आज पूरी की पूरी पार्टी इनकी भारतीय जनता पार्टी ने सारा का सारा जो परिवारवादी पार्टी जिनको बोलते थे अपने साथ लेके सत्ता चला रहे हैं। और ऐसा कौन है ऐसा? अभी इन्होंने जो सीटें डिक्लेयर की आप देख लीजिए, उसमें कितना परिवारवादी को इन्होंने टिकट दी है। पूरा परिवारवाद इनके यहां भरा पड़ा। इसलिए जनता समझ गई है कि ये वो लोग हैं जो सिलेबस दिखाते हैं, करते कुछ और हैं। इसलिए जनता कह रहे हैं कि सिलेबस कुछ और दिखाते हैं और होता कुछ और है, पेपर में अल्टीमेटली कुछ और आता है। विदाई की तारीख लिख रहे हैं भदौरिया जी। सबसे पहले तो चुनाव की तारीख पर देश के मतदाताओं को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। और ये बेबस आपको देखी नहीं शुभकामना? आपको 5 सीट मिली कि नहीं मिली? पशुपति पारस का सफाया हुआ कि नहीं हुआ बिहार में? मतलब मैं पूछे, सफाया से मेरा मतलब है कि आपने एनडीए से निकलवा दिया क्या? इस मामले में देश का सबसे तेज चैनल है आपका और आपके सूत्र पर लोग भरोसा करते हैं। वही देख के अब हम भी सोच रहे हैं कि चाचा लड़ गए। अगर हाजीपुर रामविलास जी की पारंपरिक सीट पर अगर चिराग पासवान के सामने चाचा पशुपति पारस चुनावी मैदान में उतर जाते हैं तब क्या कीजिएगा? वो तो सांसद है वहां के, पिछली बार जीते थे। हमारे चिराग पासवान जी के सामने कोई ना कोई तो अंजना जी वहां से उतरेंगे ही। अगर ये उतरेंगे तो हमारा मार्जिन थोड़ा और बढ़ सकता है, खुशी होगी हमें, उस पर नहीं जाता हूं। लेकिन एक बेबस अनुराग भदौरिया हमें सिलेबस बता रहे हैं, ये तो खुद बेबस है। इन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा। वही पुराने मुद्दे जिस पर 4 सरकारें इन्होंने गंवाई,
अभी हाल ही में विधानसभा में कोई दूसरा मुद्दा इनके पास है नहीं, उसी को लेकर के ये चाह रहे हैं कि लोकसभा में जाए। तो ये फूके हुए कारतूस लोग हैं अंजना जी, देश के लोग सब समझ चुके हैं, इससे कहीं कुछ होना जाना नहीं है। आज ये राहुल गांधी जी का एक आया था अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड के ऊपर में, उन्होंने ट्वीट किया है, रात भर इन लोगों ने डिजाइन किया होगा सुप्रिया जी ने। वो बता रहे हैं कि उद्योगपतियों को कि अगर आएंगे हम, हमारी सरकार आती है तो मेरी गारंटी है कि मैं उन लोगों को खैरियत से नहीं रहने दूंगा। क्या अगर मतदाता इनको वोट नहीं करेंगे अंजना जी, तो मतदाताओं की भी खैर नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि शास्त्र भी कहता है कि दान और मतदान दोनों गुप्त होना चाहिए था, जिसकी व्यवस्था प्रधानमंत्री जी ने किया था कि मतदान जो है वो भी गुप्त रहे। शुरू से संविधान ने ऐसा कहा और शास्त्र कहता है कि दान गुप्त रहे, नहीं तो कल होकर फिर राहुल गांधी जी के जैसा उद्योगपतियों को ये परेशान करेंगे। तो यहाँ पर देश से एक तरफ सशक्त करने की बात हो रही है। अनुराग जी सिर्फ दो लाइन मुझे जाना है सीधे टीएमसी प्रवक्ता के पास। ये इस तरह की धमकी दे रहे हैं मतदाता भी। इन्होंने ये बोला, एक मिनट रुको, मैं अपनी बात कह लूं। इन्होंने बोला चंदा, अरे उस जमाना एक होता था, हम लोग चंदा आम जनता से लेते थे, 1-1 रुपए देती थी आम जनता चुनाव लड़ने के लिए। आप आम जनता से चंदा नहीं ले रहे हो, आप धन्ना सेठों से चंदा ले रहे हो, और धन्ना सेठों से चंदा लोगे तो भला किसका करोगे? धन्ना सेठों का। आम जनता से 1 रुपया लेते तो आम जनता का भला करते, लेकिन आपने चंदा धन्ना सेठों से लिया, इसलिए भला धन्ना सेठों कर रहे हो आप। सीधी सी बात है। ठीक है, बारी बारी से। तौसीफुर रहमान साहब, अभी से ही पश्चिम बंगाल से आवाज उठ रही है कि 7 फेजेस में यहाँ पर चुनाव क्यों? क्योंकि हिंसा है, क्योंकि कई जगहों पर चुनावों के पहले और बाद भी वहां पर हिंसा देखी गई है। ये कहना है जो चुनाव आयोग की तरफ से और अन्य लोग जो जवाब दे रहे हैं इस पर। क्या अभी भी आप लोग इसी बात पर टिके हुए हैं? लड़ना है कितने भी फेजेस में हो, दिक्कत क्या है जब चुनाव लड़ना है? देखिए अंजना जी, ये तो एक टैग लगा दिया है कि बंगाल में वायलेंस होता है, और सबसे बड़ी टैग तो भाजपा ने ये लगाया है कि हर बंगाली जो है वो लड़ाकू है, वो लड़ना चाहता है और वो सही क्षमता नहीं रखता है वोट करने के लिए। और कई सारी बातें हैं जो बंगाल की जनता, और खास करके आपके चैनल के थ्रू मैं कहना चाहता हूँ, ये शुभेंदु अधिकारी जी जो हैं और जो सुकांतो मजूमदार, इनके मुंह से शब्द निकले हैं कि बंगाल के जितने भी लोग हैं वो सिर्फ लड़ना जानते हैं, काम करना नहीं जानते, और काफी आलसी तरीके पर लोग हैं। और ये सब चीज फैक्ट्स और फिगर्स जो ये सब आते रहते हैं। अब देखिए भाई, क्या है इसमें, कौन सा अन्याय है? अगर हम एक फेज में इलेक्शन चाहते हैं, क्यों नहीं हो सकता है? क्या मसला है? प्रॉब्लम ये है कि मेरा कातिल है, मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला करेगा? कि जो मुझे मारता है वही मेरा जज है, वही मेरा लॉयर है, तो वो हमारे हक में क्या बात करेगा? रही बात बंगाल की, अब जिस तरह से चाहेंगे उस तरीके से होगा, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। और हम वो स्टूडेंट तो है नहीं अंजना जी कि कल केमिस्ट्री के पेपर्स है और आज रात को बैठ के हम पेपर की तैयारी करेंगे। हमारी तैयारी 2011 से चल रही है, जब से हम बंगाल में, तब से हमारी तैयारी स्कीम से लेकर सब कुछ है। तो देखिए आज के अंदर है वो तो ठीक है। दोनों एक्सपर्ट्स जो यहाँ पर है उनसे एक कमेंट ले लेते हैं, क्योंकि ये जो बहुत सारे फेजेस में चुनाव हो रहा है, क्या वाकई इससे सत्ता पक्ष को फायदा होता है? आशुतोष जी, देखिए, अगर चुनाव 7 फेज में हो या 4 फेज में हो या 3 फेज में, उससे क्या फर्क पड़ता है? महत्वपूर्ण बात यह कि दोनों पार्टीज को या दोनों सत्ता पक्ष विपक्ष को, दोनों को बराबर का मौका मिलता है। अगर कोई उसका फायदा उठा पाता है तो उसकी काबिलियत पर निर्भर करता है, अगर उसका फायदा नहीं उठा पाता तो आपकी ना। तो ये रोना गलत है ना फिर तो? मैं अब वो राजनीतिक पार्टी का, मैं उसमें क्या टिप्पणी करूं? मेरा स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि क्या आज भारत इस लायक नहीं है कि वो पूरे देश के चुनाव 3 चरण में करा सके? आप पहले चरण से आखिरी चरण के बीच में 43 दिन का गैप। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं करा रहे, जब आप वन नेशन वन इलेक्शन का दम भर रहे हैं? 2004 में अगर हमारे 4 फेज में चुनाव हो सकते थे, जब उस वक्त की तो आप वायलेंट स्थिति ज्यादा थी काफी, आप देख कश्मीर की हालत याद सबको मालूम है। मेरा कहना यह है कि आज हिंदुस्तान ऐसी स्थिति में है कि 3 फेजेस के अंदर चुनाव हो सकते हैं। आप जब 43 दिनों का गैप देते हैं तो वो दिक्कत पैदा होती है। कहीं ना कहीं इस बात पर सवालिया निशान खड़ा होता है कि इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं करा पा रहा। दूसरा प्रश्न, एक बात में इलेक्शन कमीशन के जो ईवीएम को लेकर सवाल है, मुझे लगता है कि अगर राजनीतिक पार्टी हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन से कुछ सवाल पूछती हैं, मिलना चाहती हैं, तो ये इलेक्शन कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन पॉलिटिकल पार्टीज को वो एंटरटेन करें, उनके साथ बातचीत करें, उनको समझाने की कोशिश करें। हिंदुस्तान के अंदर हर आदमी का सवाल पूछने का अधिकार है। ये जो सार्कास्टिक तंज कसा है आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, वो ठीक बात नहीं, ठीक बात नहीं है, बिल्कुल ठीक बात नहीं।
ईवीएम पर उन्होंने कहा कि जब जीतते नहीं, अगर अंपायर के ऊपर अगर सवाल खड़े होंगे तो अंपायर की जिम्मेदारी उस सवाल का जवाब दे, आप उससे हट नहीं सकते। वो तो ईवीएम को डिफेंड करेंगे ही ना, क्योंकि वो मुख्य चुनाव आयुक्त है। महत्वपूर्ण सवाल डिफेंड करने का प्रश्न यहाँ नहीं है। लोगों को, राजनीतिक दलों के अंदर जो हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, आपको उन्हें कन्विंस करना पड़ेगा, 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 50 बार। अगर चुनाव आयोग में प्रतिनिधित्व नेताओं का है जो विपक्षी पार्टी के नेता है विनोद जी, तब तो ये वाकई उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वो उनकी बात को सुने। इससे पीछे हटना तो सही नहीं होगा। कारण मुझे भी समझ नहीं आया कि पिछले 8 महीने से अगर विपक्षी गठबंधन के लोग, विपक्षी दल चुनाव आयोग से समय मांग रहे हैं, चुनाव आयोग समय क्यों नहीं जरा मिलने का? ये तो मतलब समझ से परे है और इसका स्पष्टीकरण चुनाव आयोग को देना चाहिए। मैं कह रहा हूँ वो ईवीएम के मुद्दे पे ही मांग रहे हैं समय, तो भी आपको दिक्कत क्या है? आपको जो कहना है आप उनसे कह दीजिए कि हम, लेकिन मिलिए तो सही। एक तो ये तो प्रश्न खड़ा करता है, लेकिन निष्पक्ष चुनाव कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, तो निष्पक्ष चुनाव भी होने चाहिए और चुनाव होते हुए दिखना भी चाहिए। जैसे आज वो उसकी बात कर रहे थे कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर के, तो वहां सवाल भी पूछा किसी ने कि भाई कई बार क्या होता है, जो भाषण है उसमें एक तरफा कार्रवाई नजर आती है। आप कई बार सत्ता पक्ष के लोगों को रियायत दे देते हैं और विपक्ष नेताओं पर कार्रवाई कर देते हैं। तो इस तरह के सवाल उठेंगे और ये बात सही है कि ईवीएम को लेकर कोई क्रेडिबल एविडेंस न मेरे पास है, न अभी तक आरोप लगाने वालों के पास आया। लेकिन अगर सवाल उठ रहे हैं तो उनका निराकरण करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है और उसको करिए। अब शहजाद जी जवाब दीजिए आप सबकी बातों का। एक एक करके मैं सबकी बातों का जवाब देता हूं। पहले तो इलेक्शन कमीशन ने हैकाथन ऑर्गेनाइज किया था, उसमें कितने राजनीतिक दल और नेता पहुंचे उस हैकाथन में? दूसरी बात, पूरी बात हो जाने दीजिए। यही आशुतोष जी सुप्रीम कोर्ट की पीठ थपथपाते हैं कई मामलों पर, और जब सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम और वीवीपैट पर जजमेंट देने के बाद कहा है कि यह व्यवस्था बिल्कुल सही है, तो उस समय पर सुप्रीम कोर्ट पर डाउट कर रहे हैं क्या? आज तो यह पूछा जाएगा कि आशुतोष जैसे निष्पक्ष पत्रकार क्यों सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्षता पर और चंद्रचूड़ जी की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं? क्योंकि आपने तो बाकी तो जजमेंट का स्वागत किया था, इस जजमेंट का स्वागत क्यों नहीं करते? रफाल का जजमेंट स्वागत नहीं करना, पेगासस का जजमेंट स्वागत नहीं करना, चंडीगढ़ का जजमेंट स्वागत करना है। यह बड़ा कन्वीनियंट मामला हो जाता है ना आशुतोष जी कुछ विश्लेषकों का। चलिए छोड़ देते इस विषय को। अब दूसरी बात इन्होंने कही कि सिलेबस ही चेंज हो गया। भाई बताइए, 14, 17, 19, 22 और 23 में बैकलॉग मिल रहा है इनको, हर बार बैकलॉग मिलता है, कॉर्पोरेशन चुनाव में भी बैकलॉग मिलता है। सिलेबस आप समझ नहीं पा रहे हो मान्यवर, कि जनता आपसे कह रही है ये डीबीटी का सिलेबस, डायनेस्टी, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण का सिलेबस बंद कीजिए, और आम आदमी से चंदा मिल रहा है आपको। गजब है, 6000 करोड़ बीजेपी को मिला, वो तो अमीरों से मिल गया, और आप जैसी 242 सीट वाली पार्टी को 14000 करोड़ मिला, वो तो आम आदमी ने दिया होगा ना आपको। 57% पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड से आपको आम आदमी ने दिया होगा, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के। अब मैं इलेक्टोरल बॉन्ड पर एक एक करके इनके धागे खोलना चाहता हूं, 10 सेकंड दे दीजिए मुझे केवल। ये कहते, अभी एक सुप्रिया जी ने ट्वीट डाला है, बड़ा लंबा ट्वीट है कि कौन सी कंपनी ने, किसने बीजेपी को डोनेट किया है। अब सुप्रिया जी और रेवंत रेड्डी में कोई तालमेल नहीं, हालांकि रेवंत रेड्डी और राहुल गांधी में भी कोई तालमेल नहीं है, अडानी से लेकर बाकी विषयों पर, परंतु देखिए ये कहते हैं कि हेटेरो ड्रग्स वालों ने हमें चंदा दिया, हालांकि क्या प्रूफ है कोई समझ पता नहीं। रेवंत रेड्डी कहते हैं कि हेटेरो ने तो बीआरएस को चंदा दिया है, क्योंकि जब चंदा दिया गया 2022 में, उसके बाद 2022 मई में बीआरएस में राज्यसभा मिल गया हेटेरो के मालिक को। तो बताइए कि कौन सही, रेवंत रेड्डी या सुप्रिया श्रीनेत और अनुराग सही? चलिए छोड़ देते, एक और एग्जांपल दे देता हूं। मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे, कालेश्वरम प्रोजेक्ट तो पूरा का पूरा तेलंगाना का है, उस पर भी रेवंत रेड्डी ने सवाल उठाया। चलिए उसको भी छोड़ देते क्योंकि आपको वो भी पसंद नहीं आएगा। आते हैं फ्यूचर गेमिंग पर, जिस पर इन्होंने भी लिखा है। फ्यूचर गेमिंग का भी इतिहास सुनिए। 2011 का केस चल रहा है। 2011 में डीएमके को उन्होंने मूवी बनाने के लिए पैसा दिया, 2 करोड़ रुपया सीपीआईएम को दिया, 50 करोड़ रुपए और करुणानिधि की मूवी बनाने के लिए दिया। उसके बाद सिंघवी जी ने जाकर उनको डिफेंड किया, डीएमके के करीबी ने 2010 में डिफेंड किया। 2021 में उन्होंने 100 करोड़ का बॉन्ड दिया और 2 अप्रैल 2022 में उन पर रेड हुई। तो मान्यवर, आपके हिसाब से क्या ये चंदा दे रहे थे और रेड ले रहे थे? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं आधे अधूरे झूठे तथ्यों पर। परंतु एक बात सही है, एक जो मॉडल है ना, चंदा लो और फिर काम और धंधा दो, वो हुआ जब आरजीएफ में आया चाइना का चंदा और आरसेप में जाने के लिए आपका था एजेंडा। सुप्रिया जी, देखिए, वाहियात भाषा बोलकर किसी ने बोला मैं रात को कौन से ग्राफिक बना रही हूं, यहां पर एक प्रवक्ता ने बोला मेरी चिंता मत करिए, इस देश के लोकतंत्र की चिंता करिए और थोड़ी आप लोगों को भी करनी चाहिए। कल आपके कॉन्क्लेव में वित्त मंत्री ने बड़ा बोला कि ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसके ऊपर रेड हुई हो उसके बाद उन्होंने बॉन्ड खरीदे हो। 18 कंपनियों का नाम आपके सामने पढ़ देती हूं जिनके ऊपर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की रेड हुई
और उसके बाद उन्होंने बॉन्ड खरीदे। बीच में मत बोलिए, अगर मैं सुप्रिया जी पहले तो आप इज्जत से बात करना सीखिए। मैं आपसे उम्र में छोटा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझसे बदतमीजी से बात करेंगे। ठीक है शहजाद जी, उनको बोलने दीजिए। शहजाद जी होनी चाहिए, डिबेट की मर्यादा होनी चाहिए। आप ठीक से बात कीजिए। आप मैंने आपको उदाहरण दिए, आपके ट्वीट से दिए, आपके रेवंत रेड्डी के स्टेटमेंट। अच्छा ठीक है, जवाब सुनिए, जवाब हर चीज से भाग जाती हैं आप जॉब्स का सवाल नहीं दे पाते जवाब, तो आप अंजना जी पर भड़कती हैं। आप इस बॉन्ड्स का जवाब नहीं दे पा रही है तो अंजना जी पर भड़क रही है। स्टूडियो का फायदा ना उठाए मिस्टर शहजाद पूनावाला। मोहब्बत की दुकान, सुप्रिया जी मोहब्बत का थोड़ा परिचय दें। चलिए गुस्सा नहीं, हर तरह का जहां पर फेयर प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, हर तरह का फायदा उठाएगी भारतीय जनता पार्टी। और वही फायदा इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड से भी उठाया। चंदा दो, धंधा लो, छापा वसूली, यही किया है। दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाया। मुझे आप एक बात का जवाब दे दीजिए। एक सरकार भारतीय जनता पार्टी की चुनी हुई है, वो सरकार और उसकी एजेंसी कुछ तथाकथित कंपनियों पर आरोप लगा रही है, उनके खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जो है वो एक्शन ले रही है। वही सत्तारूढ़ दल उनसे लपक लपक के चंदे वसूली कर रहा है। क्या वो डीएलएफ हो, क्या वो डीबीज लैब हो, क्या वो ऑरबिंदो फार्मा हो, क्या वो आईएफबी एग्रो हो, ऐसी तमामों कंपनियां हैं जिनसे ऐसे किया गया। क्या वो फ्यूचर गेमिंग हो, क्या वो नवयुग हो, यूनाइटेड फॉस्फोरस हो, यशोदा हॉस्पिटल हो, हल्दिया इंजीनियरिंग हो, चेन्नई ग्रीन वुड्स हो, हीरो मोटो हो, जिंदल स्टील एंड पावर हो, माइक्रो लैब्स हो, एनसीसी हो, कल्पतरु हो, डॉक्टर रेड्डीज हो, शिरडी साई हो, ऐसी तमाम कंपनियां हैं। चंदा उनसे लिया गया रेड के बाद। मुझे आप सिर्फ इतना बता दीजिए, सत्तारूढ़ दल जो केंद्र में है, अगर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स उनका फ्रंटल बनकर एक्शन कर रहे हैं तो ये चंदा विपक्ष को दे रहे होंगे। एक बात। दूसरी बात, मेगा इंजीनियरिंग को 14,400 का प्रोजेक्ट मिलता है करोड़ का, सीरम को मोनोपोली मिलती है, वेदांता को बीपीएसएल में स्टेक मिलता है, टोरेंट को 47,000 करोड़ का प्रोजेक्ट मिलता है, आरबी इंफ्रा, एप्को इंफ्रा, वंडर सीमेंट, ब्राइट स्टार, मित्तल, ऐसे तमाम नाम है जिन्होंने चंदा दिया, उसके बाद बड़े प्रोजेक्ट मिले। तो ये अगर कट लेना नहीं है तो क्या है? मैं अंजना जी सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, मुद्दों से भागना भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है, लेकिन इनसे ये पूछना चाहिए, और ये बेवकूफी के व्हाट्सएप ये जो चलाते हैं, इनसे ये पूछना चाहिए कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड का 50% हिस्सा आपको मिल रहा है और पूरा क्विड प्रो को का पैटर्न आ रहा है, तो सवाल आपसे पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा? आप लोगों के सवाल के अंत में निर्मला सीतारमण जी ने कहा, एम आई मेकिंग सेंस और एम आई नॉट मेकिंग सेंस? No, Miss Finance Minister, you did not make sense because you ran the biggest extortion racket anywhere in the world. अब अंजना जी प्लीज मुझे इसी रैकेट से एक प्रश्न इसलिए उठता है क्योंकि इसी रैकेट, जिसे आप रैकेट कह रही हैं, इसी रैकेट से तमाम पार्टियों ने पैसे लिए हैं, तमाम पार्टियों ने पैसे लिए। अगर ये रैकेट ही है तो जो क्षेत्रीय दल राज्यों में सरकार चला रही है, एक सेकेंड, राज्यों में सरकार चला रही है, उनको भी फायदा हुआ होगा। लेकिन सेकंड राउंड में इसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि शहजाद जी को इसका एक बार जवाब देना चाह रहे हैं, उनको मौका मिलना के पटल पर मुझे जवाब पूरा मिलने। नहीं, रुकिए, अब रुकिए, सुप्रिया जी रुकिए, सुप्रिया जी रुकिए, नहीं आपको रुकना पड़ेगा, आपको रुकना पड़ेगा, कोई भाग नहीं रहा है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, बेवजह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आपने लगातार बोला है, अब उनका मौका है, उनको जवाब दे दीजिए। कोई भाग नहीं रहा है, ये मेरा शो है, मैं कहाँ भागूंगी? भागेगा कोई प्रवक्ता? हाँ। शो पे बोल रही हूँ, चलिए ठीक है, प्लीज सुप्रिया जी, डोंट डू दिस, जवाब आप देने नहीं दे रही, डू नॉट डू दिस, साथ पे एक्यूजेशंस मत लगाया कीजिए, बहुत गंदी आदत है ये। आप भाग रही है, वो बेवकूफ है, वो वाहियात है, मत ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बहुत हम्बली कर रही हूँ, वेरी हम्बली। आप सब मेरे मेहमान हैं, आप सब मेरे शो में आए हैं, बट प्लीज वी शुड ऑल माइंड आवर लैंग्वेज। मैं इसका जवाब छोटे में दे दूंगा अंजना जी, कृपया करके। मुझे लगता है एक अच्छी डिबेट के लिए हमें तर्क वितर्क दोनों का सुनना। बोलिए, अपना जवाब दीजिए, फिर उनके पास। नहीं, पर कैसे मैं डिस्टर्बेंस में कैसे बोल सकता हूँ? आप मुझे 40 सेकंड सुरक्षित करा देखिए। अब उन्होंने 3 चीजों के, कंपनियों के नाम लिए, मैं स्पेसिफिक जवाब दूंगा, और इस पूरी डिबेट में मैं ही स्पेसिफिक जवाब दे रहा हूँ। एक, और ये सुप्रिया जी के ट्वीट से पढ़ रहा हूं, उन्होंने अभी कोट भी किया, उन्होंने कहा यशोदा हॉस्पिटल, और उनके ट्वीट से पढ़ रहा हूं, प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जनता सुनिए। गाजियाबाद स्थित यशोदा अस्पताल पर इनकम टैक्स की रेड, और उसके बाद उन्होंने बॉन्ड खरीदे। ये यशोदा हॉस्पिटल इसका गाजियाबाद का नहीं है, उन्होंने क्लैरिफाई किया है, ये यशोदा हॉस्पिटल एक्चुअली तेलंगाना का है।
और इस पर भी रेवंत रेड्डी ने कल आरोप लगाया, इनकी ऑफिशियल कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन तेलंगाना, दो स्पेसिफिक नाम, एक सेकंड, आप एक काउंटर क्वेश्चन, दिस इज नॉट फेयर, सीरम इंस्टीट्यूट और वेदांता, उसी पे भी आ रहा, ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट और वेदांता, इस पर प्लीज क्लैरिफाई करने दो, मैं उस पे भी आ रहा, सीरम इंस्टीट्यूट और वेदांता, प्लीज डोंट डू दिस अंजना, यू गिव ऑल द टाइम, एक सेकंड, मैं पूरा जितना नाराज होना होता है, मैंने सारा लिखा है अंजना जी, मैं नहीं भाग सकता, जिसको देखो वही मीडिया को इंटिमिडेट करने की कोशिश करता है, सवाल तो पूछूंगी ना, वेदांता सीरम इंस्टीट्यूट, जवाब दीजिए। चलिए मैं उस पे भी आ रहा हूँ, यशोदा पे देखिए उन्होंने, दिस इज नॉट राइट ना अंजना जी, मुझे 40-45 सेकंड दे दीजिए ना प्लीज, बोलिए, मैं आपको आप ही बोल रहा हूं। पहली बात, यशोदा पर सुप्रिया श्रीनेत पूर्ण तरीके से गलत है, वो गाजियाबाद का बता रही है, गाजियाबाद वालों ने डिनाई किया है, मैं उस पर नहीं जाता, परंतु इनके रेवंत रेड्डी ने कहा यशोदा हॉस्पिटल तेलंगाना का मामला है, बीआरएस को बॉन्ड मिला है। अब कौन सही, रेवंत रेड्डी या सुप्रिया, आप तय कीजिए। उन्होंने दूसरा नाम लिया आईएफबी एग्रो का, आईएफबी एग्रो का प्लीज ध्यान से सुनिए अंजना जी, आईएफबी एग्रो ने पैसा दिया, बॉन्ड लिया, किसके बाद, जब 2020 में उन पर हमला हुआ बंगाल में और वहां की पुलिस ने उनको इंटिमिडेट किया। अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया है कि आईएफबी एग्रो को इंटिमिडेट करती है तृणमूल की सरकार, और उसके बाद उन्होंने बॉन्ड खरीदा है। इसका मतलब किससे प्रोटेक्शन लेने के लिए बॉन्ड खरीदा? अगर यही तर्क अपनाना है तो सीरम पे अभी सुप्रिया जी एक वरिष्ठ पत्रकार रही है, उन्होंने कहा सीरम की मोनोपोली क्रिएट करने के लिए मैंने स्वयं कोवैक्सीन ली है। इस देश में कोवैक्सीन, कोर्बोवैक्स, इस प्रकार की 7 वैक्सीन थी जिसको मिला था इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन। एक वैक्सीन थी इस देश में, प्रधानमंत्री स्वयं कोवैक्सीन लेकर आए थे। ये कह रही है मोनोपोली थी सीरम की, वैक्सीन की। इज इट फैक्चुअली करेक्ट? उसी प्रकार से, और लास्ट सेंटेंस मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखिए अभी मैंने सारे फैक्ट्स आपके सामने रखे, परंतु एक का भी जवाब नहीं आया। पर मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं कि अंजना जी, हम लोगों को तो जब हमारी 11 से 12 से अधिक सरकारें हैं और हमारी गठबंधन में 17-18 सरकारें हैं, तब हमें 6000 करोड़ मिला और हमारे 303 सांसद हैं। अगर इनके हिसाब से देखा जाए, इनके अगर 242 सांसद में 14000 करोड़ आते हैं, तो अगर इसी प्रोरेटा से देखते तो तृणमूल की सरकार अगर केंद्र में होती तो उनको 24000 करोड़ मिलते, और कांग्रेस की सरकार केंद्र में होती तो उनको 15000 करोड़ मिलते। तो इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अब बताइए सुप्रिया जी कि वो पैसा उगाही का या वो पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड का, बताइए। ठीक है सुप्रिया जी, एक जवाब, उसके बाद मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। आप दोनों को एकदम ये करके, हाँ मतलब कोई और बोल नहीं पाता। अंजना जी देखिए, ऐसा है कि यहाँ पर कोई खेत मेड़ का झगड़ा नहीं कर रहा है, ना कोई किसी को इंटिमिडेट कर रहा है। सवाल पूछा जाएगा, सवाल का जवाब हम देने के लिए आए हैं आपके शो पर, इसीलिए आए हैं। आपने बोला लाइन की, बाकियों को भी मिला, बाकियों का भी वसूली। हमारे कंट्रोल में तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स नहीं है। पूरा पैटर्न मैंने बता दिया कि जिन पर सेंट्रल एजेंसीज की रेड पड़ रही थी, जो कि सरकार के अधीन है, वही कंपनियां कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में बॉन्ड खरीद रही थी। तो ये उगाही किसकी हो रही थी, ये सारी जनता जानती। प्लीज, असल में अंजना जी प्रॉब्लम क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं क्या तथ्य बोलूं, बीजेपी क्या तथ्य बोले, समाजवादी क्या बोले, वो आरएलजेपी, एलजेपी जो भी है वो क्या तथ्य बोले। तथ्य तो देश की जनता बोल रही है। एक लड़का खुदकुशी कर लेता है 48 घंटे पहले ये कहकर कि मेरी नौकरी नहीं लग रही, 10 एग्जाम जवाब लीजिए। उन्होंने गाजियाबाद वाला उसकी बात पर ये चर्चा नहीं करेंगे। ये चर्चा उस पर नहीं करेंगे जो 50 लाख बच्चों का पुलिस का पेपर लीक हो गया। ये चर्चा उस पर नहीं करेंगे जो माँ अब रुक जाए, अब नहीं, अब बाकी मेहमानों की बारी है। सॉरी, बाकी मेहमानों की बारी। पर क्यों नहीं जवाब दे रही? बाकी मेहमानों पर क्यों नहीं जवाब दे रही? अब पूछिए उनसे आईएफबी एग्रो पर क्या जवाब है, यशोदा पर क्या जवाब है, पूछिए इनका क्या जवाब है मेगा एंटरप्राइजेस पे, पूछिए इनसे क्या जवाब है फ्यूचर गेमिंग पे। जब मैंने डीएमके के और केरला की सीपीआई के लिंक बताए, उस पर एक को जवाब नहीं है सुप्रिया श्रीनेत। मैंने केरला में आपकी जो सहयोगी दल है, डीएमके आपके सहयोगी दल है, उनके सीधे लिंक, कोई जवाब नहीं है। क्या झूठ बोलना है और निकल जाना है, बस इतना काम है आपका। विनोद जी, क्या ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मुद्दा इतना बड़ा बनेगा? क्योंकि ये बात तो सही है कि अगर 20,000 करोड़ अलग अलग पार्टियों को मिला, जिसमें 6,000 करोड़ 1400 कांग्रेस को या 1400 शायद टीएमसी को, 1600 टीएमसी, 1400 कांग्रेस को, टीएमसी को ज्यादा है, 1600। ऐसे में देखिए मुद्दा तो ये इशू बनेगा जनता के लिए नजरिए से? नहीं, जनता के नजरिए से बड़ा मुद्दा है, लेकिन सवाल ये है कि सारे राजनीतिक दल उसके लाभार्थी हैं। जिसकी जहां जितनी बड़ी हैसियत है उस हिसाब से लाभार्थी है। इसमें जांच का विषय ये है कि जैसे बीजेपी को मान लिया 6,500 करोड़ के आसपास मिला, 1600 करोड़ मिला टीएमसी को, तो जिन जिन कंपनियों ने दिया, जिन जिन को
उनको उन फायदा सरकारों से कितना फायदा उनको मिला, इसकी जांच होनी चाहिए। और ये जांच कोई राजनीतिक दल नहीं कराएगा, न कोई सरकार कराएगी। वैलिड है कि सिर्फ सेंट्रल एजेंसीज या राज्य सरकारों की भी चलती है, और ये बात किससे छिपी हुई है कि सबको अपने अपने उन राज्यों में काम चाहिए, डील चाहिए, और ये एक क्विड प्रो को, देखिए क्विड प्रो को साबित करना पड़ेगा। राज्य सरकारों में तो चूंकि काम होते हैं, भाई कोई प्रोजेक्ट लेना है उसमें काम होते हैं, केंद्र सरकार के भी में भी काम होते हैं बड़े, और एजेंसीज का भी है, तो निर्भर करता है क्विड प्रो को प्रूव करना पड़ेगा। और कितना बड़ा इशू ये बनेगा इलेक्शन में। देखिए एक चीज समझिए, इलेक्टोरल बॉन्ड पे ये मुद्दा ही नहीं है किस पार्टी को कितना पैसा मिला। इलेक्टोरल बॉन्ड में सिंपल मुद्दा सिर्फ इस बात को लेकर यह है कि क्या ईडी के छापे के बाद, इनकम टैक्स के छापे के बाद, सीबीआई के छापे के बाद उस पार्टियों को पैसे मिले या पैसे नहीं। सिंपल मुद्दा सिर्फ इतना सा है। और उसने नहीं देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड तो सरकार ने कानून बनाया ना, तो अगर बीजेपी को मिला तो टीएमसी को भी मिलेगा, देश के कानून के हिसाब से मिला। सवाल इस बात को लेकर यह है कि क्या ईडी के छापे डलवाए गए, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया गया, और उसके बाद केस को मैनेज करने के लिए क्या उसने उस पॉलिटिकल पार्टी को काउंटर पॉइंट है आशुतोष जी, तो क्या टीएमसी को पैसे देने वाले श्रद्धा और भक्ति में दे रहे थे, और सवाल पूरा होने दे, और बीजेपी को देने वाले ईडी और सीबीआई से डर के दे रहे थे, जबकि वोट 303 सीटें इनको मिलती। देखिए कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी सेठ जो पैसा देता है किसी भी राजनीतिक पार्टी की जो सत्ता में है, वो दान नहीं देता है, यही मेरा दान वो मैनेजमेंट करता है। बेसिक सवाल जो मैंने कहा कि आप अगर टीएमसी का देखिए तो विधानसभा चुनाव के बाद उनको ज्यादा पैसे मिले, क्यों दे दिया उसको? बट फिर मैं लौट कर आता हूं कि अगर सब डर के दिया, वही मैं पूछूं क्या ममता जी से? फ्यूचर गेमिंग का 2019 में प्रॉपर्टी अटैच होती है, पैसे मिलते हैं, 2022 में प्रॉपर्टी अटैच होती है, वो पैसे मिलते हैं। कुल 256 करोड़ का प्रॉफिट है उसके पास, 1360 करोड़ का वो फंड दे रहा। क्या किस लिए दे रहा? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट तो अपोजिशन के पास नहीं है, इनकम टैक्स अपोजिशन के पास है नहीं, सीबीआई तो अपोजिशन के पास नहीं। मैं सबसे अनुराग जी अगर एक प्लीज मैंने बोला, अगर और ये निश्चित तौर पर क्विड प्रो का मामला है, दुनिया के किसी और देश में हुआ होता तो वहां सरकारों के इस्तीफे हो तो सरकार चल जाती। ठीक है, इस पे जल्दी से अनुराग जी, मैं रास में जवाब दीजिएगा एक साथ। अनुराग जी। अंजना जी आपने देखा होगा जो हम चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठाती है विपक्ष, तो मुझे लगता है बीजेपी बचाने क्यों आ जाती है? इसके मतलब उनके मन में चोर होता है ना, उनको तो हमारी आवाज में आवाज मिलानी चाहिए। इलेक्ट्रोल बॉन्ड की जब बात होती है तो एसबीआई को बचाने क्यों आ जाती है भारतीय जनता पार्टी? अगर सबको चंदा मिला है तो आप उनके साथ क्यों खड़े हो? एसबीआई के बैंक के साथ आप हमारे साथ आगे खड़े होइए ना। आप कहिए हाँ क्यों छुपा रही थी, वो क्यों बॉन्ड के नंबर नहीं दे रही थी सुप्रीम कोर्ट में? आप मेरे साथ ना खड़ो, क्या बचाव में खड़े होते, इसलिए आपकी मंशा पे शंका होती है। ईवीएम की बात उठती है तो आप भी बोलिए हाँ, अगर जनता को शक है, किसी तरह की कोई दिक्कत है तो उसको चुनाव आयोग सुने, तो आप चुनाव के साथ क्यों खड़े हो जाते हो? सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एसबीआई को, इलेक्शन कमीशन को डिफेंड क्यों करती है बीजेपी? क्यों सत्ताधारी वही वो कह रहे हैं इसी से शक की बू आती है? अंजना जी शक की इनकी बातों पर है तो ये तो देश पर भी सवाल उठाते हैं, तो देश को मुझे नहीं बचाना चाहिए। पीएम पर सवाल उठाते हैं तो क्या प्रधानमंत्री जी को मुझे नहीं बचाना चाहिए? ये हमारे गठबंधन पर सवाल उठाते हैं तो हमको गठबंधन तोड़ देना चाहिए? कैसी बात है आप कह रहे हैं? और ये लोग क्या बोलेंगे? जो अगर इसके पहले 50 साल अगर इनकी सरकारें नहीं थी, उस समय तो बैंक में नहीं आते थे पैसे, चुनाव फिर भी होता था ना, वो पैसे कहां से आते थे? क्या धीरज साहू जैसे लोगों के पास से पैसे आते थे? उसी तरह का ये बॉन्ड चलाते थे। ठीक है, सुप्रिया जी छोटा सा कमेंट। नहीं, मुझे कमेंट सिर्फ ये करना है कि महापर्व शुरू हो गया है और उसकी जब समाप्ति होगी, यज्ञ होगा, तो झोला उठाकर कुछ लोग यहां से चले जाएंगे और देश एक राहत की सांस लेगा कि न्याय होगा, युवाओं के साथ, बेरोजगारों के साथ, महिलाओं के साथ सशक्तिकरण होगा, जुमलेबाजी बंद हो जाएगी, वारंटी गारंटी सब खत्म, मोदी जी वापस अपने जहां से आए वहां चले। शहजाद होने वाला है चुनाव के बाद। देश शहजाद जी सिर्फ दो मन बना लिया है, जितनी जल्दी भारतीय। थैंक यू। ठीक है सुप्रिया जी। हाँ, देखिए महाराजगंज से लेकर अमेठी तक किसको झोला उठाकर भागना पड़ा, देश की जनता तय करती है और अच्छे तरीके से 5% वोट तक सीमित करके तय करती है, इसलिए मैं उसमें नहीं जाना चाहता। हम काहे इलेक्शन कमीशन को बचाते हैं? संवैधानिक संस्था है, सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक संस्था है, सेना हमारी संस्था है, और अगर देश पर हमला करेंगे, अगर मोदी पर विरोध करते करते अब देश की संस्थाओं पर सवाल उठाएंगे, तो हम निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उनके बचाव में खड़ा होगा। आप देश की
संस्थाओं पर हमला करेंगे, हमसे दुश्मनी करके सबकी आवाज आ रही है, आशुतोष जी से एक नहीं, सवाल, नहीं, अब आशुतोष सवाल जी का से केवल टाइम- एक सवाल, सवाल का टाइम ही नहीं। 10 सेकंड, अगली बार इसी जोड़ी को फिर बिठाएंगे, आप दोनों भिड़ लीजिएगा एक दिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे। भिड़ने का इसी सवाल के साथ नहीं है। इसी के साथ हल्ला बोल में इतना ही। चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है, अपने अपनी जगह पे तय कर लीजिए, क्योंकि वोट आपको डालना है, तय आपको करना है। 4 जून को बनेगी किसकी सरकार, देखते रहिए।